Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see a sample paper for half yearly 2025 examination of class 7th new NCERT of social science, exploring society and India and beyond. Okay, इसमें सोशल साइंस के चैप्टर्स के लिए हम एक सैम्पल पेपर देखने जा रहे हैं. तो टाइम जो रहेगा वो 2.5 आवर का रहेगा. मार्किंग स्कीम जो है वो 75 मार्क्स की है. ओके, किसी स्कूल में ज़्यादा मार्क्स के होता है पेपर, किसी स्कूल में कम मार्क्स का आएगा, बट इट नॉट द मैटर. आपको मेन जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. ओके, सो जनरल इंस्ट्रक्शन रहेंगे यहाँ पर. 36 क्वेश्चंस हैं. 12 हर सेक्शन से 12 क्वेश्चंस हैं. 3 सेक्शंस रहेंगे और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. ओके, इसके बाद जो 1 से 5 क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे. मार्क्स भी दिए हुए होंगे क्वेश्चंस के आगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स हैं क्वेश्चंस के आगे, मार्क्स दिए हुए हैं. फिर उसके बाद 6 से 10 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 11th और 12th 5 मार्क्स के रहेंगे. और इनमें चॉइस भी आपको दी हुई है. इनके आंसर आपको नोटबुक में लिखना है. इसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है. देखते हैं आगे कैसे हैं. तो चलिए, ये रहा सैम्पल पेपर. साथ ही जो सैम्पल पेपर की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी. ओके, वहाँ पे मैंने अदर सब्जेक्ट्स के भी सोल्व पेपर डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं. ओके, तो ये मार्क्स वगैरह की चीज़ें तो हमने बता दी. जो सेक्शन ए रहेगा वो हिस्ट्री का रहेगा, सेक्शन बी सिविक्स एंड इकोनॉमी का रहेगा और सेक्शन सी जियोग्राफी का रहेगा. क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे. शुरू के 5 क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 6 से 10 तक जो होंगे क्वेश्चन वो 2 मार्क्स के होंगे. और 11 और 12 जो मार्क्स के क्वेश्चन 11th और 12th क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स के होंगे और उनमें इंटरनल चॉइस होगी. ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए. तो देखिए कहाँ से दिया है, चैप्टर में से दिया है ना. तो इतने सारे जो क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं होगा एग्जाम, है ना. तो इसके साथ ही आपको सबसे पहले जो चीज़ है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है. डोंट पैनिक. क्वेश्चंस पेपर देखकर आपको घबराना नहीं है. अगर आपको आता भी है या नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. कभी सोचे कि अरे ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हर बच्चा पेपर देखता है, सबके साथ ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं. सो डोंट गेट पैनिक. ओके, सेकंड, पेपर को पूरा एक ओवर थ्रू देना है पहले, है ना. पूरे पेपर को गो थ्रू देना है. उसके बाद जो आपको सबसे इजी लगे या फिर जो सबसे अच्छे से आता हो उसके साथ आपको स्टार्ट करना है. तो स्टार्ट विद द बेस्ट यू नो. ओके, फिर उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट. अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको सबसे अच्छे से कोई क्वेश्चन आता है आप उसी में ही आधा घंटा लेके जा रहे हैं ना, तो इससे तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा बाकी क्वेश्चन के लिए. तो आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए टाइम मैनेजमेंट करके आंसर्स देने हैं. उसके बाद ये सबसे बड़ी बात कि आपको 10 मिनट्स रिविज़न के लिए भी ज़रूर बचाने हैं क्वेश्चन पेपर को करने के बाद. ओके, और फिर है आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स काट लेते हैं कुछ स्कूल्स में, इस तरह से होता है. और फिर बाद में अगर हम सोचते हैं कभी कभी कि हम बाद में लिख लेंगे टाइम, और फिर टाइम बच ही नहीं पाता है. तो रिवीजन के लिए कुछ रह ही नहीं पाता. तो रिवीजन के लिए आपको टाइम ज़रूर निकालना है, ये ज़रूर से ध्यान रखना है आपको, और हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है. ओके, चलिए, ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको हर एग्जाम में हेल्प मिलेगी, है ना. तो सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. हिस्ट्री का रहेगा सेक्शन ए. तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध. राजगृह, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन. ओके, इनमें से कैपिटल कौन है. फिर नेक्स्ट है द टर्म महाजनपदाज रेफर्स टू. महाजनपदा किस लिए यूज़ किया जाता है, टर्म का मीनिंग क्या है. लार्ज विलेजेस, पावरफुल किंगडम्स, टेम्पल्स एंड श्राइन्स एंड लोकल मार्केट्स. हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, हर्षा. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोकाज धम्मा मेनली फोकस्ड ऑन वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट, वेलफेयर ऑफ पीपल, बिल्डिंग फोर्ट्स और कलेक्टिंग टैक्सेस. और लास्ट रहेगा, द अर्लीस्ट कॉइन इन इंडिया वर कॉल्ड. टोकन कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स, पेपर नोट्स और महर्स. अब इनके आंसर देख लेते हैं. ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह. राजगृह जो थी वो फर्स्ट कैपिटल थी. नेक्स्ट है द टर्म महाजनपदाज रेफर्स टू. महाजनपद का मीन क्या होता है, दैट इज़ पावरफुल किंगडम. तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, पावरफुल किंगडम. फिर है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य. तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य. देन फोर्थ इज अशोकाज धम्मा मेनली फोकस्ड ऑन. अशोका के धम्म में किस चीज़ पे फोकस किया जाता था, वेलफेयर ऑफ पीपल. ओके, और लास्ट है द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया वर कॉल्ड. इंडिया में जो सबसे पुराने कॉइन्स थे वो कौन से कॉइन्स चले थे सबसे स्टार्टिंग में, तो वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के हैं सभी क्वेश्चन. तो इनकी जो आंसर है वो एटलीस्ट 20 to 30 वर्ड्स में होने चाहिए. ओके, फर्स्ट है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा वैली इन द राइज ऑफ महाजनपदाज. गंगा वैली की सिग्निफिकेंस बतानी है महाजनपदा के राइज में. राइट 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्बन सेंटर्स ड्यूरिंग 600 BC. मेंशन एनी 2 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूसिंग बाय चंद्रगुप्त मौर्य. हु वाज अशोका, व्हाई इज ही रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री.
एंड लास्ट है व्हाट रोल डिड ट्रेड प्ले इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ ड्यूरिंग एंशंट इंडिया। तो चलिए इनके आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा वैली इन द राइज ऑफ महाजनपदास। तो गंगा वैली वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स फर्टाइल सोइल सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड सरप्लस फूड। गंगा वैली किस लिए इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल थी वो काफ़ी फर्टाइल होती है, जिससे एग्रीकल्चर और सरप्लस फूड को बढ़ावा मिलता है। अबंडेंट वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड ईजी ट्रांसपोर्ट इनकरेज सेटलमेंट। दीज फैक्टर्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ महाजनपदास एंड स्ट्रॉन्ग किंगडम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्बन सेंटर्स ड्यूरिंग 600 BC। 600 BC के दौरान अर्बन सेंटर्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने हैं। क्या क्या फीचर्स थे? तो 2 लिखने हैं। अर्बन सेंटर्स इन 600 BC हैड ह्यूज प्रोटेक्टिव वॉल्स। बड़ी बड़ी प्रोटेक्टिव वॉल्स थी अर्बन सेंटर्स के चारों ओर। एंड बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड। और यहाँ पे क्राफ्ट एंड ट्रेड का भी इंपॉर्टेंट सेंटर था। फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस गैदर्ड हियर एंड दीज टाउन्स बिकेम हब्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 2 रिफॉर्म किए थे उनके बारे में बताना है। तो क्या क्या किया था? एक तो उसने प्रॉपर टैक्सेशन फॉर रेवेन्यू स्टार्ट किया था। ओके, और सेकंड था मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। एक मजबूत आर्मी उसने खड़ी कर ली थी। तो हिज रिफॉर्म्स स्ट्रेंथन्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योर्ड सिक्योरिटी, हेल्पिंग हिम टू कंट्रोल अ वास्ट एम्पायर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इनकी हेल्प से वो क्या कर पाता था कि एक बहुत बड़े एम्पायर को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज अशोका। अशोका कौन था? अशोका वाज अ मौर्यन एम्परर नॉन फॉर हिज पॉलिटी ऑफ धम्मा। वाई इज ही रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री? वो इंडियन हिस्ट्री में क्यों याद रखा जाता है? आफ्टर द कलिंगा वार, कलिंगा वार के बाद ही स्प्रेड बुद्धिज्म, बिल्ड स्तूपास एंड पिलर्स एंड प्रमोटेड वेलफेयर, पीस एंड नॉन वायलेंस थ्रू आउट हिज एम्पायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड ट्रेड प्ले इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में सिटीज़ की ग्रोथ में ट्रेड प्ले बताना है, उसका क्या रोल था? तो ट्रेड प्रमोटेड द राइज ऑफ सिटीज़ बाय ब्रिंगिंग वेल्थ, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ट्रेड की वजह से क्या होता है? पैसे आते हैं, जॉब्स मिलती है लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है नई नई। इट सपोर्टेड क्राफ्ट्स, स्प्रेड आइडियाज़ बिटवीन रीजन्स एंड इनकरेज कल्चरल एक्सचेंज, मेकिंग एंशिएंट इंडियन सिटीज़ स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड कॉमर्स। इसकी वजह से जो एंशिएंट इंडियन सिटीज़ थी वो लर्निंग एंड कॉमर्स का सेंटर बन गए थे बड़े बड़े। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाउ डिड मगध एमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम? एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करना है कि मगध एक पावरफुल किंगडम कैसे बना, या फिर और लगा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक करना है। ओके, यहाँ पे मैं दोनों के आंसर दूंगी लेकिन आपको इनमें से कोई एक करना है। हाउ डिड अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस हिज एम्पायर? अशोका ने बुद्धिज्म का जो मैसेज था वो किस तरह से फैलाया अपने एम्पायर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचमार्क्ड कॉइन्स इन इंडिया। इंडिया में पंचमार्क कॉइन्स की इंपॉर्टेंस बतानी है। और सेकंड है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता के राज के टाइम पे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स बताने हैं। ओके, चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। हाउ डिड मगध एमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम? तो कैसे एक पावरफुल किंगडम कैसे बना था मगध? सबसे पहले तो जो गंगा वैली थी उसके आसपास जो था वहाँ पे एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है, फर्टाइल सॉइल होती है, तो वहाँ पर इसकी वजह से एग्रीकल्चर एंड सरप्लस फूड हमें मिलता था। फिर है यहाँ पर रिच आयरन डिपॉजिट्स भी थे जिनकी वजह से टूल्स और वेपन्स बनाने में आसानी होती थी। स्ट्रॉन्ग रूलर्स लाइक बिम्बिसार एंड अजातशत्रु एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूलर्स भी काफ़ी हुए थे जैसे बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। नेक्स्ट है मेंटेन अ पावरफुल आर्मी विद एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। आसपास ही देखो जंगल थे, वहाँ पे हाथी भी बहुत ज़्यादा थे, लकड़ी का सामान भी बड़ी आसानी से मिल जाता था चैरियट्स बनाने के लिए, तो इस तरह से उन्होंने एक पावरफुल आर्मी भी बना ली थी। और फिर जो उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, इट हैड अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन फॉर डिफेंस एंड ट्रेड। इसकी जो डिफेंस एंड ट्रेड के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी वो मतलब एक स्पेशल लोकेशन थी, है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे से रूल किया जा सकता था किसी भी वास्ट एरिया को। नाउ इसका और वाला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस हिज एम्पायर। अशोका ने कैसे बुद्धिज्म को फैलाया? तो आफ्टर द कलिंगा वार अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड प्रमोटेड नॉन वायलेंस। कलिंगा वार के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया और उसने अहिंसा फैलाना शुरू कर दिया कि हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए। ही बिल्ट स्तूपास एंड पिलर्स विद इंस्क्रिप्शंस एक्सप्लेनिंग धम्मा। उसने क्या किया, स्तूपास बनाए या फिर पिलर्स बनाए और उनके ऊपर धम्म के इंस्क्रिप्शन लिखवाई, मीनिंग लिखवाया कि हमें क्या करना चाहिए, रूल्स लिखवा दिए उनके ऊपर। ओके, सेंट मिशनरीज विद इन इंडिया एंड अब्रोड। उसने मिशनरीज को इंडिया में और बाहर भी भेजा, श्रीलंका, नेपाल। खुद उसकी बेटी भी इस धर्म को फैलाने के लिए बाहर गई थी। ऑर्डर्ड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्म महामात्य टू स्प्रेड टीचिंग्स। और उसने जो अपने मंत्री थे उनको भी इन टीचिंग्स को फैलाने के काम पे लगा दिया था। इनकरेज्ड कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड हार्मनी अमंग सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स इन एंशियंट इंडिया। इंडिया में पंच मार्क कॉइन्स की इंपॉर्टेंस बताइए। तो ये क्या थे, फर्स्ट मेटेलिक कॉइन्स थे इंडिया में, ओके, और ये चांदी के बनाए जाते थे। सेकंड है कैरिड यूनिक पंच मार्क सिंबल्स फॉर ऑथेंटिसिटी, और इनके ऑथेंटिसिटी के लिए इनके ऊपर एक स्पेशल सिंबल होता था। थर्ड है बिकम अ स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रेड, और जब नए नए सिक्के चले हैं और जो सिल्वर के हैं, है ना, तो ये क्या हो गए थे, ये ट्रेड करने के लिए स्टैंडर्ड मीडियम बन गए थे। फोर्थ है हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, अब क्या करते थे लोग, अगर मान लो उन्हें अरब से कुछ खरीदना होता था, ईरान से कुछ खरीदना था, तो वो सिक्के लेकर जाया करते थे अब ट्रेड करने के लिए, ओके। और लास्ट है रिफ्लेक्टेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड स्टेट अथॉरिटी, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी एरिया की वो काफ़ी बढ़ गई थी। इसका और वाला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्त के राज में जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फीचर्स बताने हैं। तो इसने क्या क्या किया था, इसने सेंट्रलाइज्ड मोनार्की विद किंग्स होल्डिंग सुप्रीम पावर। इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी वहाँ पर। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की मतलब एक जो राजा है वो पूरा एक बड़े से एम्पायर को सेंट्रली वो अकेला ही संभालता था, ओके, बड़े एम्पायर को। और यहाँ की जो सुप्रीम पावर कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। तो कैपिटल पाटलिपुत्र मैनेज्ड बाय कमिटीज़ फॉर सैनिटेशन ट्रेड एक्सेट्रा, ओके। तो ये मैनेज करती थी सैनिटेशन ट्रेड, है ना, इसको। तो दैन ये हो गया। एक है प्रोविंसेस गवर्नड बाय ऑफिशियल्स कॉल्ड गवर्नर्स। अब जो छोटे छोटे एरिया में ये जो किंगडम्स थे इनको हम प्रोविंस कहते हैं। यहाँ पे गवर्नर्स रूल किया करते थे या ऑफिशियल तरीके से मैनेज करते थे। फिर है मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी फॉर प्रोटेक्शन। इनकी जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी फॉर प्रोटेक्शन। दैन टैक्स और सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड था, ओके। सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था वो बहुत ऑर्गेनाइज था, ओके। सो इसके साथ हमने सेक्शन ए हिस्ट्री वाला कवर कर लिया है। नाउ सेक्शन बी सिविक्स एंड इकोनॉमी पर आते हैं, ओके। तो पहले क्वेश्चन है इन अ डेमोक्रेसी द रियल सोर्स ऑफ पावर लाइज विद। डेमोक्रेसी में रियल सोर्स ऑफ पावर किस में होता है, आर्मी में, प्रेस्ट में, पीपल में या फिर किंग में। तो किस में होता है, देखो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे जब हम अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जब हम उसको स्टार्ट, तो उसमें स्टार्टिंग में है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो रियल सोर्स ऑफ पावर किस में होती है, पीपल में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर है द सिस्टम इन विच ऑल अडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट। ऐसा सिस्टम जिसमें सभी एडल्ट सिटीजन्स को वोट करने का अधिकार होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, प्रॉपर्टी फ्रेंचाइजी या फिर कास्ट बेस्ड फ्रेंचाइजी। तो इसका है जब हम किसी को भी, हर किसी को वोट करने का अधिकार होगा, ओके। तो सबसे ज़्यादा जो अधिकार होते हैं इस तरह के वोटिंग सिस्टम के, है ना, तो वो इंडिया में है, सभी लोगों के पास है 18+ में। यहाँ पे कोई ये नहीं दिखेगा आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, सभी चीज़ों से हट के केवल 18+ सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार है। तो ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इनमें से डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल कौन है, सऊदी अरेबिया, इंडिया, नॉर्थ कोरिया या फिर म्यांमार। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो है इंडिया। इसका आंसर है बी वाला, ओके। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी वाज। जब तक मनी नहीं बनी थी तब तक जो बिज़नेस होता था या फिर एक्सचेंज होता था वो किस तरह से होता था, क्या बोलते थे उस सिस्टम को, जिसमें क्या करते थे कि हमारे पास ये सामान है, तुम्हारे पास ये वाला सामान है, तुम्हें ये चाहिए तो तुम ये रख लो और मुझे ये चाहिए तो ये मुझे दे दो। तो इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम, ओके। चीज़ों की अदल बदल करके सब लोग अपना काम चलाते थे। तो क्या था यहाँ पे, बार्टर सिस्टम, कॉइन्स, नोट्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बार्टर सिस्टम। फिर है द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया वर मेड ऑफ। इंडिया में अर्लीस्ट कॉइन्स किस चीज़ के बने हुए थे, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर के। पंच माउंट कॉइन्स जो थे जो इंडिया में सबसे पहले बने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि वो क्या होती है। तो ये मैंने अच्छे से समझाया चैप्टर्स में। सो आई होप आप लोगों ने चैप्टर्स की वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ चैप्टर देखिए, अदरवाइज इससे प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। इसमें सिटीजन जो हैं इलेक्ट करते हैं, ओके, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर्स को चुनते हैं एंड मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। तो उनके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट चलाते हैं, लॉ बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि लोगों की जो आवाज़ है, जो भी बात लोग कहना चाहते हैं उनको रिस्पेक्ट दिया जाए और गवर्नेंस के प्रोसेस में रखा जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कोई 2 काम हमें बताने हैं। सो गवर्नमेंट मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। शांति मेंटेन करना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना, है ना, ये सब गवर्नमेंट के काम है। समाज में एक व्यवस्था बनाकर रखना गवर्नमेंट का काम होता है।
पहला, इट ऑल्सो प्रोवाइड असेंशियल सर्विसेज, है ना, जो ज़रूरी सर्विसेज हैं लोगों को वो भी देना हो जाता है। तो फिर है एजुकेशन, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, ये सभी काम सरकार के होते हैं। ओके, गवर्नमेंट क्या लोगों को देती है ना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कैसे करना है, भलाई के काम करने हैं। फिर है राइट टू लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के आपको 2 लिमिटेशंस बताने हैं कि किस तरीके से गलत था। तो यहाँ पे हमें लिमिटेशंस बतानी है, जैसे कि कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए वो सामने वाले के पास होनी भी तो चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात थी। पहला लिमिटेशन ये था कि जिसकी वजह से ट्रेड बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। दूसरा है गुड ऑल्सो लैक्ड द फिक्स्ड वैल्यू, है ना, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी, कितना देकर कोई सामान हम वो सामान दूसरा वाला जो हमें चाहिए खरीद सकते हैं। सो इट वाज नॉट कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज। ओके, और लार्ज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर हमें 2 डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, इनके डिफरेंसेस हमें बताने हैं। सो इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं और लेजिस्लेचर को आंसर करते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में जो भी लीडर्स वगैरह हैं आप देखते हैं वो लोकसभा राज्यसभा के पार्ट हैं, तो वो भी एग्जीक्यूटिव हैं और पार्ट भी हैं लेजिस्लेचर के। और कुछ भी हैं वहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप देखते होंगे सवाल जवाब भी वहाँ होते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंशियल में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें जवाब नहीं देना पड़ता। प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मनी इन ट्रेड। मनी का जब आविष्कार हुआ, जब शुरुआत हुई मनी की, तो व्यापार में उसके क्या क्या एडवांटेजेस हुए। सो मनी सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी, क्योंकि हर जगह ये एक्सेप्ट की जाती थी ना, एक्सेप्टेड एवरीवेयर। इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ वाटर ऑफ वेल्थ, है ना, मेकिंग ट्रेड क्विक एंड ईजियर फॉर ऑल पीपल, ठीक है। अब हमने 5 के 5 क्वेश्चन देखे हैं, तो अब इनके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स इलेक्ट लीडर्स हु एक्ट एंड मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रन द गवर्नमेंट, मेक लॉज एंड इंश्योर दैट पीपल्स वॉइस आर रेस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड इन गवर्नेंस। Next is state any 2 functions of the government. The government maintain peace and law and in order in society. It also provides essential services such as education, healthcare, transport and protection, which improve living standard and welfare of the citizens. Then ये सभी मैंने अभी आपको समझा दिया है, केवल उनको इंग्लिश में आपको अच्छे से एक प्रॉपर वे में लिखना है यहाँ पे। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। द बार्टर सिस्टम रिक्वायर्ड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स which made trade difficult. Good also lacked a fixed value, so it was not convenient for long distance exchange or larger economic activities. Then ninth, mention any 2 differences between parliamentary and presidential democracy. In a parliamentary democracy, the executive is a part of legislature and is answerable to it. And in a presidential democracy, the executive is separate and independent and the president has great powers. Last है, what are the advantages of using money in trade? Money solves barter problems because it is accepted everywhere. It acts as a medium of exchange, a measure of value, and a store of wealth, making trade quicker and easier for all people. Now, question number 11 दिया हुआ है, democracy ensures equality and participation. Explain with examples. And how does यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। इन दोनों में से कोई एक करना है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसको बोलते हैं कि 18+ से जितने भी ज़्यादा लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार है। ओके, वो वोट कर सकते हैं। फिर है 12th है, एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम द बार्टर सिस्टम टू द यूज़ ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। और इसका ऑप्शनल है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स। आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो डेमोक्रेसी गिव्स ऑल सिटीजन इक्वल वोटिंग राइट्स। ओके, सभी सिटीजन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं। प्रोमोट्स पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्शंस एंड डिबेट्स। इसमें इलेक्शंस और डिबेट्स भी होती है जिससे पार्टिसिपेशन को प्रमोट मिलता है। फिर है, एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स चूजन बाय पीपल। जो लोग लीडर्स को चुनते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी जाती है। प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में डेमोक्रेसी बहुत हेल्प करती है। और फिर एग्जाम्पल क्या है, इन इंडिया एवरी अडल्ट हैव 18 कैन वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, हाउ डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इसका आंसर आएगा, गिव्स एवरी एडल्ट सिटीजन अबव 18 द राइट टू वोट। ओके, इंश्योर्स इक्वालिटी बाय रिमूविंग बैरियर्स ऑफ कास्ट, जेंडर और वेल्थ। आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपके पास आप अमीर हैं या गरीब हैं, इस आधार पर कोई भी आपको वोटिंग करने से नहीं रोक सकता है। फिर है, अलाउज ऑल पीपल टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। सभी लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी इन लीडरशिप एंड मेक्स डेमोक्रेसी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड जस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम द बार्टर सिस्टम टू द यूज़ ऑफ कॉइन्स। अब जो बार्टर सिस्टम था उससे जब कॉइन्स चलने लगे तो इस
इस ट्रांजिशन को आपको एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से हुआ। तो क्या था, बार्टर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स बट हैड मैनी प्रॉब्लम्स। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि सामान की अदला बदली की जाती थी, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मेड मोर ट्रेड डिफिकल्ट। अब दूसरे आदमी के पास भी वो चीज़ है या नहीं है, या फिर वो देना भी चाहता है या नहीं है, तो इस चीज़ों से जो ट्रेड था वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। नो फिक्स्ड वैल्यू फॉर गुड्स, लिमिटेड लार्ज स्केल ट्रेड। कोई भी फिक्स्ड वैल्यू गुड्स की नहीं थी। और फिर है कॉइंस सॉल्व दीज इश्यूज़ बाय बिकमिंग ए स्टैंडर्ड मीडियम। और इन सभी दिक्कतों को कॉइंस ने सॉल्व कर दिया। मेड ट्रेड फास्ट, रिलायबल एंड लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज पॉसिबल, जिससे जो ट्रेड है वो फास्ट हो गया, रिलायबल हो गया और लॉन्ग डिस्टेंस के एक्सचेंज भी पॉसिबल होने लगे। नाउ इसका ऑप्शन होते हैं डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पंचमार्क्ड कॉइंस। पंचमार्क्ड कॉइंस के फीचर्स बताने हैं। मेड मेनली ऑफ सिल्वर एंड वर द अर्लीस्ट कॉइंस ऑफ इंडिया। ये सिल्वर के बने हुए होते थे और भारत के शुरुआती में जब भारत में स्टार्ट हुए थे कॉइंस तब सिल्वर के ही बने हुए होते थे, तो ये पंचमार्क कॉइंस थे। है डिफरेंट पंचमार्क सिंबल्स फॉर रिकॉग्निशन। और पहचान के लिए इन पे अलग अलग तरह के पंचमार्क लगाए जाते थे। यूनिफॉर्म वेट गिव दैम स्टैंडर्ड वैल्यू। और इन सब का वेट एक ही होता था, 10 ग्राम या फिर 12 ग्राम का एक सिक्का होता था। फैसिलिटेटेड ईजी ट्रेड एंड कमर्शियल ग्रोथ। और इससे जो ट्रेड हुआ वो काफ़ी ईजी हो गया और कमर्शियल ग्रोथ भी होने लगी। रिफ्लेक्टेड द बिगिनिंग ऑफ अ मॉनेटरी इकोनॉमी। और इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो मॉनेटरी इकोनॉमी बनती चली गई। नाउ अब हम आते हैं सेक्शन नंबर सी, ज्योग्राफी पर। इसको भी सोल्व करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। इनमें से इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर कौन नहीं है? हिमालयाज़, नदर्न प्लेन्स, सहारा डेजर्ट या फिर डेक्कन प्लेट्यू। तो देखो ये तीनों तो इंडिया में है, हिमालयाज़ भी है, नदर्न प्लेन्स भी है और डेक्कन प्लेट्यू भी है, लेकिन सहारा डेजर्ट इंडिया में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशंस क्या कहलाती हैं? वेदर, क्लाइमेट, सीजन या फिर एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदर। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द वेदर ऑफ अ प्लेस इमीडिएटली। इनमें से कौन है जो एक प्लेस के वेदर को इमीडिएटली अफेक्ट करता है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल, क्लाइमेट, वेजिटेशन और लैंड फॉर्म्स। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर एंड रेनफॉल्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नोन फॉर डेजर्ट कंडीशन। इनमें से कौन से स्टेट में डेजर्ट कंडीशंस होती हैं? केरला, राजस्थान, असम और पंजाब। तो डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल। रेनफॉल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, रेन गॉज और विंड वेन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेन गोज। ओके, रेन गोज का यूज़ किया जाता है रेनफॉल को नापने के लिए। नाउ इसके जो वेरी शॉर्ट बोल सकते हैं आप या फिर शॉर्ट बोल सकते हैं, जो भी चाहें। तो देखते हैं, डिफाइन जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी विद वन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बतानी है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, क्या अंतर होता है इन दोनों में। मेंशन इन 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। वाई आर द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड। जो नदर्न प्लेन है वो वहाँ पे ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? स्टिक 2 रीजन्स वाई रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। और 2 रीजन्स बताने हैं कि रिवर्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी विद वन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस इन लैंड, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंसेस होते हैं जहाँ पे एक ही तरह, मतलब एक ही रीजन में, लैंड में, क्लाइमेट में, वेजिटेशन में और वहाँ के रिसोर्सेज में भी डिफरेंस होता है, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जैसे इंडिया है स्नोई हिमालयाज इन द नॉर्थ। अब ये पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया है इसमें ऊपर की तरफ जो है स्नोई हिमालयाज हैं, इधर की तरफ राजस्थान में डेजर्ट हैं, ओके। और यहाँ बीच में फर्टाइल प्लेन्स हैं, है ना, ड्राई डेजर्ट है वेस्ट में, और जो कोस्टल रीजन्स हैं वो हैं यहाँ पर साउथ में। तो पूरे के पूरे हमारा जो इंडिया है पूरा का पूरा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म कंडीशन। वेदर जो होती है वो शॉर्ट टर्म की कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, जैसे डेली टेम्परेचर या फिर रेनफॉल होना, है ना। जबकि क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर होता है पैटर्न का ओवर मैनी ईयर्स इन अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ मेंशन इन 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो कौन कौन से 2 हैं? latitude which controls temperature and altitude which reduces temperature with height. Distance from sea and winds also influence rainfall and temperature of a place. Question number 9, why are the northern plain of India densely populated? तो northern plains are densely populated because they have fertile alluvial soil for farming. क्योंकि वहाँ पे देखो नदियाँ बहती हैं, तो नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं? alluvial soil लेके आती हैं, जिससे वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा fertile हो जाती है। और perennial rivers supply water while good transport and communication makes this area suitable for settlement and growth.
ओके। और फिर इसका लास्ट है स्टेट 2 रीजन्स व्हाई रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। 2 रीजन्स बताने कि रिवर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो दे प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड डेली नीड्स, and they deposit fertile soil, supports industries, act as transport routes, and have helped ancient civilization to flourish near them. Okay, now question number 11 and 12 long answer type question. Describe the main physical features of India. इंडिया के फीचर्स बताने हैं, या फिर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स इन शेपिंग इंडिया सिविलाइजेशन। इंडिया के सिविलाइजेशन को शेप करने में रिवर्स की सिग्निफिकेंस बतानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम। आपको एक डायग्राम बना के अर्थ की स्ट्रक्चर बतानी है, या फिर डिस्कस द मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं। हिमालयाज इन द नॉर्थ एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स एंड सोर्स ऑफ रिवर। नॉर्थ में हिमालयाज हैं, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, यहाँ पर हिमालयाज हैं। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान में डेजर्ट है, डेजर्ट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट एंड यूनिक वेजिटेशन। ओके, northern plains are fertile and densely populated. The Deccan Plateau is rich in minerals and resources. Coastal plains support trade and fishing activities. The Thar Desert has an arid climate and unique vegetation. Okay. इसका ऑप्शनल क्वेश्चन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर इन शेपिंग इंडिया सिविलाइजेशन, यानी रिवर्स की इंपॉर्टेंस बतानी है एक तरह से। तो प्रोवाइडेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन, ठीक है, पीने के लिए और सिंचाई करने के लिए पानी मिलता है। डिपॉजिटेड फर्टाइल सॉइल सपोर्टिंग एग्रीकल्चर। एक्सेस ट्रांसपोर्ट रूट्स फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल, है ना, एक रूट की तरह काम करते हैं, क्योंकि नाव के थ्रू या फिर जहाज़, मतलब इस तरह से हम ट्रेड के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। सपोर्टेड इंडस्ट्रीज लाइक पोट्री एंड टेक्सटाइल्स। मैनी एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पन फ्लरिश्ड नियर रिवर्स। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम। आपको डायग्राम बना के अर्थ की स्ट्रक्चर बतानी है। तो अर्थ में क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं अर्थ की। ओके, फर्स्ट है कोर, ये जो ऑरेंज वाला एरिया है पूरा का पूरा, ये कहलाता है कोर। फिर ये बाहर का स्किन कलर का एरिया होता है मैंटल, और सबसे बाहर का या बारीक सी जो लेयर है ये होती है क्रस्ट। ओके, तो तीन लेयर्स होती हैं। तो क्रस्ट सबसे बाहर की लेयर होती है, थिन सॉलिड आउटर लेयर विद सॉइल एंड रॉक्स, जो सॉइल और रॉक्स की बनी होती है। सेकंड है मेंटल, ये जो मेंटल बीच वाला एरिया है ये क्रस्ट की बनी, मोल्टन रॉक्स की बनी हुई होती है ना, पिघली हुई पहाड़ियाँ होती है इसमें। और कोर है सबसे अंदर की, इनर मोस्ट होती है, मेड ऑफ निकल एंड आयरन, वेरी हॉट, और ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। द डायग्राम मस्ट शो द क्रस्ट मेंटल एंड कोर क्लियरली। डायग्राम जो बनाएंगे आप वहाँ पे इस तरह से आपको बताना है कि कोर कहाँ पर है, मेंटल कहाँ पर है और क्रस्ट कहाँ पर है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का डिस्कस द मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स बताने हैं। तो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर और विंड। तो टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर, है ना, हवा कितनी गर्म है या ठंडी है उसको टेम्परेचर बोलते हैं। रेनफॉल precipitation इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। एयर प्रेशर फोर एक्सट्रैक्टेड बाय एयर ऑन द सर्फेस, और विंड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरियाज। सो आई होप अब सैम्पल पेपर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, कैसा लगा पेपर ये भी बताइएगा। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस सैम्पल पेपर। अदर सब्जेक्ट्स के भी जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दिस वीडियोज़. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.